अलैकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत ही भरपूर अंदाज से गुजारे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। नाज़रीन, हमें हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो हम किसी भी हालात में होते हैं तो वो हमें दो लफ्ज़ ज़रूर कहते हैं कि सब्र और शुक्र अदा करो। ये दो लफ्ज़ एक साथ ही सुनने में आते हैं। आजमाइशों पर सब्र करना और नेमतों पर शुक्र करना ज़िंदगी को सहल बनाने के दो खूबसूरत से असूल हैं। अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतें हर उन इंसान पर मबजूल रहती हैं। ये नेमतें उतनी ज़्यादा हैं कि उनका शुमार मुमकिन नहीं होता। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना चाहो तो उनको ठीक ठीक शुमार ना कर सकोगे। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज बरोज कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है और हमारी जबान पर शिकवे के अलावा और कुछ भी नहीं आता। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्र अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। इसलिए अल्लाह ताला की अता कर दी नेमतों पर शुक्र गुजारी की आदत डालें ताकि ये अमल आपकी जिंदगी एक मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। और अगर कोई आपकी मदद करता है, आपके मुश्किल वक्त में काम आता है, तो उनका भी शुक्र गुजार रहें। बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की तरफ और बात हो रही थी मौसम के हवाले से कि मौसम गर्मा अपने उरूज की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान में जून और जुलाई के जो महीने होते हैं वो गर्म तरीन तस्वुर किए जाते हैं। और जून का महीना अभी ख़त्म हुआ नहीं है कि दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और दोपहर के वक्त इतनी तेज़ लू होती है कि आपकी स्किन झुलस जाती है। वैसे भी मौसम गर्मा के आते ही जल्दी मसाइल में इजाफा हो जाता है, ख़ास तौर पर जो सेंसिटिव स्किन के मालिक अफराद के लिए मौसम गर्मा किसी अजियत से कम नहीं होता। और मौसम गर्मा में जल्दी मसाइल से बचाओ एक मुश्किल काम होता है। मौसम कोई भी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, इंसानी जिल्द हर मौसम में मुख्तलिफ किस्म की ब्यूटी टिप्स की मुतकाजी होती है। जिल्द की खूबसूरती, चमक और मुलामत पर बरकरार रखने के लिए मर्द और ख़वातीन की जानिब से मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स और टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और मौसम गर्मा में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए जिससे जल्द का निखार भी बरकरार रहे और हसास जल्द वाले जो है उनको भी इससे बीमारी से या इस मौसम से छुटकारा हासिल हो सके। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नायाब ज़ीशान है, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। नायाब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नायाब, हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और शिद्दत की होती जा रही है, आगे भी इसी तरह होगी कि जो थपेड़े हैं गर्मी के वो सीधा हमारे चेहरे पर आते हैं। और हमें बताइए इसकी वजह से हमारे जो स्किन के मसाइल हैं वो कितने गुना बढ़ जाते हैं? देखें, गर्मी तो वैसे ही जानलेवा आजकल हुई है। हाँ। मतलब कल बहुत ज़्यादा दिन था ऐसा, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं भी आउटसाइड थी घर से। तो एक तो सबसे पहले हमारे फेस पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम घर से निकलते हैं और सन ब्लॉक हमारा बहुत मस्ट है इस चीज़ में। सन ब्लॉक लगा के भी स्वेटिंग हो रही होती है, इतनी गर्मी होती है कि वो सारा पिघल के निकल जाता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए, जब भी अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें एक पानी की बोतल हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकें। और कोशिश करें कि जो आपके फेस पे पसीना वगैरह आ रहा है, कुछ भी डस्ट आ रही है, तो वो आप किसी भी वाइप अपने पास रखें, उसको डस्ट से क्लीन रखें। अब गर्मियों में मोस्टली प्रॉब्लम यह है कि सीबम आता है, उसकी वजह से आपको एक्ने हो रहा है। हाँ, exactly. ठीक है, एक्ने भी हो रहा है, फिर उसके साथ आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हैं। मोस्टली लोग पानी भी नहीं पीते। exactly. फिर वो चीजें डबल ट्रिपल फिर वो एक बीमारी की शक्ल ले लेती है। लेकिन नायाब, बहुत से, जैसे आपने भी बोला कि सन ब्लॉक लगाते हैं और बहुत से लोग मशवरा भी देते हैं कि गर्मी में सन ब्लॉक लगा कर ही बाहर निकलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब हम सन ब्लॉक लगाते हैं तो हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं। क्या ऐसा है? इसका क्या नहीं है, एक्चुअली लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सन ब्लॉक लगाना कौन सा है। अच्छा, सन ब्लॉक ये नहीं कि मार्केट में प्रोडक्ट पड़ी हुई आपने उठाई और आपने लगा लिया। अच्छा, ठीक है। सन ब्लॉक आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करता है, ठीक है, कि आपको क्या जरूरत है। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड सन ब्लॉक आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक चाहिए। ये डिपेंड करता है। इसीलिए लोगों को आज तक समझ ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम सन ब्लॉक लगा के काले लगता है, एग्जैक्टली, ग्रे ग्रे लुक आती है, क्योंकि वो SPF जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जेल फॉर्म में भी है, स्प्रे फॉर्म में भी है। ये आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करे अकॉर्डिंग टू योर स्किन, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। और जो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, घर में जो लोग मौजूद है, वो किस तरह अपनी स्किन को टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी स्किन पे ये वाला सन ब्लॉक जो है वो सूट करेगा? देखें, आपको इतना तो पता ही होगा ना कि आपकी स्किन
ऑयली है या ड्राई स्किन है, ठीक है, तो अगर आप जब भी आप मैं तो खैर जब भी ये सन ब्लॉक लेना हो किसी आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, उसके ऊपर सारी चीजें लिखी होती हैं, प्रोडक्ट के पीछे सारी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि ये ऑयल बेस्ड है या वाटर बेस्ड है, तो इतना पढ़ लें तो आपको शायद समझ आ ही जाए, तो आपको जरूरत नहीं है डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाने की। ठीक है। और जो गुलाब का अर्क है, ये कहते हैं बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, ये नेचुरल चीजें हैं, इसने आपकी स्किन को रिफ्रेश रखना होता है, बट इट डजंट मीन कि आप गुलाब का अर्क लगा ही जा रहे हैं और आपके एक्ने भी कंट्रोल होगा, आपकी पिगमेंटेशन भी कंट्रोल होगी, ऐसा नहीं है। जस्ट आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी और आपकी स्किन को फ्रेशनेस आ जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी हाइड्रेट रखने के लिए आपकी जो गर्मियों में स्किन डिजीजेस का रेशो जो है वो डबल ट्रिपल होता है। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। और पानी की वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर इतना गंदा है, हम बाहर जाते हैं, पोल्यूशन इतनी ज्यादा है, ऊपर से पसीना, ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, तो जहाँ जहाँ आपके जो नेल्स भी हैं इसमें कोई जर्म आ गया, वहीं पे ईचिंग करी, वहीं पे अगर आपको यहाँ पिंपल निकल रहा है, आप यहाँ वाला हाथ लगा के इधर लगा रहे हैं, ऑब्वियसली जर्म कैच हो रहा है, वो एक कैकने से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे पे वो ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद फिर आपको मेडिकेशन, फिर आप केयर, समटाइम्स होता है लोग केयर ही नहीं करते, गर्मी में ज्यादा खास तौर पर नहीं किया जाती, नहीं केयर करते, स्किन की केयर नहीं की जाती, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको स्किन के लिए सन ब्लॉक आपका मस्ट है, ठीक है। और अगर आप बीमारियों से, इन चीजों से बचना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी बॉटल एक पास रखें, उसके अंदर आप लेमन डालें, क्यूकम्बर डालें, उसके अंदर आप मिंट के लीव्स डाल दें, ठीक है, आप एक डिटॉक्स वाटर बना लें, अपने पास रखें, सारा दिन पिए। मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई भी चीज अफेक्ट करेगी गर्मियों में, आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी, तो वो ऑटोमेटिकली आप तमाम तरह जितनी बल्कि सर्दियों से ज्यादा आप गर्मियों में ग्लो कर सकते हैं, अच्छा, अगर आप अपनी स्किन का ख्याल करते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली गर्मियाँ मतलब मौसम के हिसाब से पसंद, स्किन के हिसाब से पसंद है, क्योंकि गर्मियों में आपकी स्किन के पोर्स जो होते हैं फ्रेश कर सकते हैं आप पानी से, अपनी हर चीज से। सर्दियों में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हम उतना पानी भी नहीं पीते सर्दियों में, एग्जैक्टली, हम डर के मारे पानी नहीं मिलते, अभी तो हमारे पास बहाना है पानी पीने का, एग्जैक्टली। और बहुत से, जैसे हमने देखा है कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, तो हमारी स्किन अजीब सी क्रैकी हो जाती है, डल सी हो जाती है, तो बहुत से लोग एलोवेरा का भी यूज करते हैं, तो क्या वो हमारी स्किन के लिए अच्छा है? एलोवेरा बहुत अच्छा है, एलोवेरा जितना लगाने में अच्छा उतना खाने में भी अच्छा है। अच्छा, लोग तो पका के भी खाते हैं, एलोवेरा बहुत अच्छा है, बट अगर आपकी क्रैकी स्किन है तो उसके लिए फिर आपको मॉइस्चराइजर चाहिए बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल मोस्टली मेरे भी पेशेंट्स और जो क्लाइंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि स्किन जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली भी है वो भी ड्राई में जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये कोविड की वजह से भी लोगों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हुई है, ये चीज मैंने भी नोटिस किया है, क्योंकि जितने मेरे पेशेंट्स हैं उन सारों को मतलब बहुत ज्यादा ऑयली स्किन भी जिनकी थी वो भी ड्राई में जा रहे हैं, हील्स क्रैक हो रही हैं, हैंड्स पे ड्राइनेस आ रही है बहुत ज्यादा, लिप्स फट रहे हैं, तो इसलिए कि हमारे अंदर जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज्यादा, हम लोग डिहाइड्रेट हुए हैं। बिल्कुल, पानी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उसके बाद हाइड्रा फेशियल आजकल आपको पता है बहुत एनो हुआ है, बिल्कुल, तो हाइड्रा फेशियल अगर आप ट्वाइस अ मंथ ले रहे हैं तो स्किन आपके लिए मतलब एक महीने में आपने 3 दफा हाइड्रा फेशियल लेना, ट्वाइस 2 दफा 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप एक सेशन ले लें, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी एक्ने, ईच एंड एवरीथिंग सब ठीक हो जाएगी। देखिए एक्ने एक और चीज है, अगर आपका एक्टिव एक्ने है तो मैं हाइड्रा फेशियल रेकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि वो डबल होती है उससे। एक्टिव अगर एक्ने है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर उसके लिए डिफरेंट फेशियल्स हैं, बहुत सॉफ्ट टाइप के, हर्बल में चले जाएंगे, फिर पहले हम एक्ने का इलाज करेंगे, वो बैठ जाएगी, देन हम कोई फेशियल रेकमेंड करेंगे। ये अभी तो अगर एक्टिव एक्ने के लिए आप जो फेशियल्स करते हैं वो भी टूल्स के साथ होते हैं या वो सम टाइम टूल्स के साथ होते हैं, बहुत ज्यादा एक्ने हो तो साथ मेडिकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, कुछ हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उसके साथ हम फेशियल्स करते हैं, ठीक है। मसाज होता है, वो होता ही है कि बैक्टीरिया होता है वो उसी वक्त किल कर देते हैं हम, ठीक है। फिर एक्ने का एक टेन्योर होता है, उसने अपने टाइम से हील होना है, बिल्कुल। अगर कोई ऐसे कोई जादू वाली कोई चीज कोई कह दे कि जी रात को लगाओ और सुबह पिंपल दूर हो जाता है, तो सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक टोपी ड्रामा है। तो एक्ने ने अपने टाइम से ही जाना है, ठीक है। उसको 1 वीक लगेगा हील होने में, और उसको इसलिए उसको स्किन आपकी इतनी सेंसिटिव हुई होती है एक्ने की, प्लीज उसको हाथ लगाने से, उसको पॉप अप करने से बाज आए, क्योंकि वो निशान पड़ जाता है। एग्जैक्टली, वो फिर ब्लैक स्पॉट से पड़ जाता है। लोगों को आदत होती है ना, पिंपल निकला, शीशे में गए, ओह गया, तो उसके बाद लगता है ठीक हो गया, वो ठीक नहीं होता, वो और खराब हो जाता है। आप उधर वहां पे मार्क छोड़ रहे हैं।
अगर आप हाथ नहीं लगा रहे, आप उसकी प्रॉपर केयर करो। और सन ब्लॉक एक्ने वालों के लिए भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, वो भी लगाएं ताकि आपको जो एक निकला वो दो ना हो। और क्या सिर्फ बाहर जाते हुए हम लोग सन ब्लॉक यूज कर सकते हैं, घर के अंदर में भी? घर में ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हमारा घर कौन सा इधर यहाँ पे इतना मतलब एनवायरनमेंट बाहर वाला यूरोप वाला बना हुआ है कि हम बड़े मजे से बैठे हुए। किचन में भी हमने जाना है, फिर हमने घर के काम भी करने हैं, झाड़ू भी फिरना है, डस्ट भी आनी है। और हमारे घर में अभी डस्टिंग करो तो 2 मिनट बाद फिर मिट्टी होती है। तो पोल्यूशन तो हर जगह ही है। हम सेफ नहीं बैठे हुए कहीं भी। ये ना समझे हम घर में बैठे हुए हमने सन ब्लॉक नहीं लगाना। मोस्टली मेंस मुझे ये कहते हैं, मर्द जो मेरे कस्टमर्स हैं वो कहेंगे हम तो कहीं जाते नहीं, हम तो गाड़ी में बैठे रहते हैं, बाहर जाना नहीं, तो हमने क्यों लगाना सन ब्लॉक? मतलब वही सन ब्लॉक आपने, जैसे आपने सैनिटाइजर क्यों लगाना है? सैनिटाइजर भी तो हम क्यों लगा रहे हैं? अपनी हिफाजत के लिए। हाँ, एक सन ब्लॉक भी इसी तरह मस्ट है। आप घर में आप उठे हैं, एक्चुअली मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर करती हूँ कि मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ, मेरा सबसे पहला काम, अगर मैंने ब्रश किया है और मैंने मुंह धोया, तो उसके बाद मेरा पहला काम यह है कि मैंने सन ब्लॉक लगा लेना है। ठीक है, मैंने कहीं जाना है नहीं जाना, मेरी रूटीन बन गई हुई है। ठीक है, मेरी ड्रेसिंग टेबल पर कुछ होना, एक मॉइस्चराइजर, एक सन ब्लॉक जरूर होता है। अच्छा, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि गर्मियों में हमें मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, पसीना आ रहा होता है, ऑयली पहले ही फेस हुई होता है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्किन कंडीशन पे। अच्छा। अभी बात हो रही थी जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज हुआ है, ड्राइनेस है, तो ऑब्वियसली आपको सन ब्लॉक के साथ मॉइस्चराइजर भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस मॉइस्चराइजर भी वो जो बहुत ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, ठीक है, ज्यादा ऑयल बेस्ड ना हो। ठीक है, ऑयल मॉइस्चराइजर कोई भी यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर में भी उसी तरह ही आ जाती है ना कि जो आपकी स्किन को सूट करे। अच्छा, ये नहीं करना कि आपने मार्केट में बैठे हैं, अच्छी सी बॉटल देखी, प्यारी सी खूबसूरत सी और अच्छी सी उसकी कीमत है, ये बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं होती। प्लीज उसको चेक करें और उसके बाद लगाएं। हर चीज आपके चेहरे के लिए नहीं बनी हुई, हर चीज, हर प्रोडक्ट, हर मेकअप आपके लिए नहीं बना हुआ। आपने अपनी स्किन को खुद चेक करके उसके अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप एक दफा कंसल्टेशन ले लेते हैं किसी एक्सपर्ट से, ब्यूटिशियन से, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से, डर्माटोलॉजिस्ट से, तो आप ही का भला है। हाँ, बिल्कुल, आपको पता चल जाता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आगे आपने किस तरह करना है। नेक्स्ट टाइम आपने मार्केट से लेना, आपको पता होगा कि आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है। हाँ, एग्जैक्टली। और आजकल जो है प्राइमर बहुत से लोग यूज करते हैं मेकअप से पहले भी, और वैसे भी अगर बाहर जाना हो तो वो किस तरह का यूज करना चाहिए? क्या उसमें भी स्किन टाइप के हिसाब से यूज करना चाहिए? देखिए, पहले कहाँ प्राइमर होते थे? मेकअप तो पहले भी होते थे। कौन से ऐसी दुनिया बदल गई है प्राइमर से? ये सारी चीजें मैं आपके सामने बैठी हुई, मैंने तो नहीं यूज किया हुआ। ठीक है, प्राइमर बेसिकली जिनके पोर्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, जिनके स्पॉट्स नहीं कवर होते, उनके लिए लगाया जाता है। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं लगाया, मैंने पर्सनली यूज नहीं किया। और एज अ ब्यूटिशियन भी और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी, अगर वो आपकी स्किन के लिए, अगर आपको सूट करता है, बेसिकली उसने आपके पोर्स को बंद कर देना। ठीक है, वो एक मैट से लुक दे देता है, उसके ऊपर बेस लग जाती है। हाँ। इतनी लेयर्स आपकी स्किन पे आ जाती हैं और आप 4 से 5 घंटे मेकअप में हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लें आपकी स्किन ने क्या हाइड्रेटेड रहना है। बिल्कुल, पोर्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हाँ। स्किन को सांस लेने का टाइम ही नहीं मिल रहा। एक तो पहली बेस लगी हुई है, उससे नीचे आपने एक और तय लगा दी है, तो ये डिजास्टर्स ही है ना आपके लिए। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं ना आप कि अगर प्राइमर नहीं लगाएंगे, हमारे पोर्स खुले होंगे तो उसमें मेकअप चला जाएगा, और हम सही तरह सफाई भी नहीं करते, फिर मुंह धो लिया। और तो करनी चाहिए ना। हाँ। मेकअप के बाद आपकी रूटीन सबसे पहले ये है कि आप उसको पहले मेकअप रिमूवर से उसको रिमूव करें। ठीक है, उसके बाद अच्छे से क्लेंजर से आप उसको क्लीन करें, टोनर यूज करें। ये आपकी रात की रूटीन है। ठीक है, आपने ये रात को, जब आप घर गए हैं या मैं घर गई हूँ, हमारे शोज चल रहे हैं। हाँ। तो हमने जब इतना मेकअप थोपा होता है, फिर हम घर जाके हमारा सबसे पहले काम होता है उतारें बिल्कुल इसको। हाँ। और जब वो उतरता है ऐसे लगता है सुकून में आ गई हमारी स्किन। एग्जैक्टली, स्किन को भी सुकून उसी तरह ही मिलता है। तो उससे पहले उसको थोड़ा सा, अगर उसको हम थोड़ा सा पैम्पर करेंगे अपनी स्किन को, तो वो हमें रिजल्ट भी देगी। पैम्पर किस तरह करना है? अगर स्किन के मतलब अगर मेकअप हुआ है तो बहुत से लोग मैंने इस तरह के भी देखे हैं, सिर्फ वो मुंह धोते हैं फेस वॉश के साथ या साबुन के साथ और बस। कुछ उसके बाद मुंह भी नहीं धोते जानी। अच्छा, कुछ तो धोते नहीं है, वो तो ऐसे ही सो जाते हैं। तो क्या हमारी रूटीन होनी चाहिए? एक तो फेस वॉश किस तरह का होना चाहिए अगर रात को हम लोग मेकअप की बात कर रहे हैं? टोनर लगाना है, किस टाइम पे लगाना है? मतलब क्या क्या स्टेप होने चाहिए हमारे? देखिए, सबसे पहले तो आप जाएं, कोई अच्छा सा आपका मेकअप रिमूवर होगा, ऑब्वियसली सबके पास होता है, आप उसको कॉटन से अपने मेकअप रिमूव करें। ठीक है, वो उसी वक्त उतर जाता है। उसके बाद आप कोई टोनर यूज कर लें, या उससे बाद आप कोई क्लेंजिंग मिल्क होता है, बहुत अच्छे आते हैं, निविया का बहुत अच्छा है। तो क्लेंजिंग मिल्क से आप उसको मसाज करें, उसको
ज़रा थोड़ा सा क्लीन करें, उसके बाद टोनर यूज़ करें। ठीक है, टोनर यूज़ करेंगे, हल्की सी स्क्रबिंग भी अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, एक्सफोलिएट करें अपने स्किन को तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। रोज कर लें, डेली कर लें, लेकिन माइल्ड वाला, यानी कि हार्ड वाला। एक्सफोलिएटर भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्क्रब बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, वो नहीं आपने स्किन पे हार्श फेस पे नहीं यूज़ करना। उसके बाद आप हल्का सा कोई मसाज लगा लें, उसके बाद एंड पे कोई सीरम लगा लें, नाइट सीरम लगा के आप सो जाएं। सुबह आपकी स्किन आपको रिजल्ट देगी। अगर ये डेली करने लग जाए तो इतना मेकअप बॉदर नहीं करता। बिल्कुल, और ये आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाना चाहिए, जितनी भी डेली रूटीन है, तभी आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहेगी। हमारे साथ नायाब ज़ेशान मौजूद थी, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। यहाँ बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई हैं, और आप अपनी स्किन का खुद ख्याल रखेंगे तभी आपकी स्किन अच्छी लगेगी, फ्रेश लगेगी, और इन तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं, मसले हैं, इनसे आप छुटकारा पा सकेंगे। या वक्त तो आए छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे मसले के हवाले से जो हर घर का मसला बन चुका है। नाज़रीन, मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो मिलकर जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज के परेशानी और डिप्रेशन के दौर में बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से मियाँ बीवी के इस खूबसूरत रिश्ते में तनाव आता जा रहा है। खावंद की सुने तो वो बीवी की शिकायत करते नजर आते हैं, और अगर बीवी की सुने तो वो सारे का सारा मलबा या मसाइल की जड़ खावंद को ठहरा देती हैं। अक्सर औकात छोटी छोटी बातों पर शुरू होने वाली नोकझोंक शदीद गुस्से और झगड़े की शक्ल इख्तियार करती जाती है, और बाज़ औकात तो नौबत रास्ते जुदा करने तक पहुंच जाती है। बेशतर मसाइल को अगर मिलजुल कर एक दूसरे की पोजीशन को समझते हुए हल करने की कोशिश की जाए तो ये मसाइल खराब होने से बच सकते हैं। मसाइल की एक बड़ी वजह मियाँ बीवी का डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत करने के बजाय दूसरे लोगों से शिकवा करना भी है, और नई नस्ल में ये इश्यूज तेजी से फैल रहे हैं। हमारे यहाँ शादीशुदा कपल्स की काउंसलिंग का रुझान भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। और शादीशुदा जोड़ों की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है और कैसे की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर अब्बास साहब हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मैरिज काउंसलर भी हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम देखते हैं कि मगरिब में जो मैरिज काउंसलिंग का जो शोबा था ये अरसा दराज से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी आमद अब हुई है। तो क्या लगता है आपको कि हम समझें कि अब हमारे जो मसाइल हैं हम उनको खुद हल नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें किसी तीसरे की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पे हमारे यहाँ बहुत सी चीजें मगरब से आती हैं और हम उनको जरा लेट कबूल करते हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। एक जमाने में बड़े हमारे हल करते थे, फिर पर्या पंचायत में मसले हल होते थे। अब वो दोनों बेचारे इररेलेवेंट हो गए, और शहरों में लोग एक बिल्कुल कुकोन में जीते हैं। जिंदगी में खाना पकाने के लिए काउंसलिंग चाहिए, तैरने के लिए काउंसलिंग चाहिए, इवन होस्टिंग के लिए काउंसलिंग चाहिए। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेते तो तब तक आप माइक को फेस भी नहीं कर पाते। लेकिन ये वाहिद चीज है जो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा ख्वाब होता है, पर इसमें हम बिना सोचे कूद पड़ते हैं। बिल्कुल। और उसकी ओरिएंटेशन तक नहीं होती। देखिए, इस रिश्ते में बहुत से डूज हैं, बहुत से डोंट्स भी हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम उनको नहीं जानते और जाते ही हम उन एरिया को टच करते हैं तो नतीजतन बहुत फस क्रिएट होती है। पहले मोहब्बत होती है, समटाइम इट्स अ लव मैरिज, समटाइम अरेंज मैरिज। तो असूलन तो ये बहुत लंबा अरसा होना चाहिए मोहब्बत का और आसूदगी का, लेकिन जाते ही उन इश्यूज पे मसले शुरू हो जाते हैं कि अभी जैसे आप कह रहे थे कि आपस में बात नहीं करते, ये बिल्कुल बजा है। एक जमाने में जो माएँ थी ये प्रॉब्लम सॉल्वर होती थी, बिल्कुल। अभी ये पार्टी हैं। अच्छा। और लड़कियों को बकायदा जैसे अब डिक्टेट नहीं करते, ये करो और ऐसे करो और ऐसे, यानी उनका ख्याल होता है ये जाके वहाँ चाबी दे और सिकरू कस दे। ठीक है। ये हो नहीं सकता। आप उस लड़के की जिंदगी में जा रहे हो, उसके घर जा रहे हो जहाँ वो 25-30 साल से है, तो उस जिंदगी में जाने के बाद आपको लोगों को जानना चाहिए, वहाँ की ट्रेडिशन को जानना चाहिए, वहाँ के माहौल को जानना चाहिए। मैं पिछले 2011 से हम ये कर रहे हैं। ठीक है। आपको हैरत होगी कि जो पाकिस्तान के सबसे कामयाब लोग हैं, ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी है, सरकारी मुलाजमों को मैं कामयाब नहीं गिनता। अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो दुखी है घरों में वो
बिजनेस कम्युनिटी है। यानी बाहर वो करोड़पति नहीं है, अरबपति हैं। बिल्कुल। घर में बीवी के साथ इवन वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं होता। अच्छा। नहीं, आप फेस सेविंग के लिए यू आर स्माइलिंग, ठीक है, पर बात भी नहीं कर पाते। तो हमने फिर एक पूरा सेगमेंट बनाया। उनके मैं घर जाता हूँ, कोई 4-4, 6-6 घंटे गुजारते हैं उनकी बीवी के साथ, उनके बच्चों के साथ। अच्छा। और उनको लाइजान करते हैं। इवन क्योंकि मियाँ अपने आप को सेल नहीं कर सकता, तो मुझे ये समझाना आसान होता है कि आपकी जिंदगी का महवर और मरकज है वो, आपकी शान उससे है, खुशी उससे है। अच्छा, उसको बाहर सब दुनिया इज्जत करती है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करती है, उसके फैसले मानती है। एक आप वाहिद शेर की बच्ची है, उसकी बात ही नहीं मानती। हाँ। और उसको आप इवन मामूल के फैसलों में भी कंसिडर नहीं करते, और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए पहले फेस करता जाता है, वो स्पेस देता जाता है। फिर एक वक्त आता है कि खबर आ जाती है और आप हैरत ज़्यादा रह जाते हैं कि अच्छा, लोगों को इस पर खुशी नहीं होती। बिल्कुल। मारूफ लोगों के, मशहूर लोगों के, शोबिज़ के लोगों की जब डिवोर्स होती है तो आमतौर पे लोग हर्ट होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने उनको आइडियलाइज कर रहे होते हैं। हमने उनको अपनी जिंदगी के साथ थोड़ा जोड़ा हुआ होता है कि दिखने में अच्छे हैं, कामयाब हैं। अभी बिल गेट्स की हुई है तो किसको अच्छा लगा है? बिल्कुल, किसी एक को अच्छा नहीं लगा, उसकी इतनी मीमें बनी और दुख हुआ। तो आम घरों में भी यही है। हमारे बेसिकली 3 तबके हैं, ठीक है, तीनों के मसाइल अलग हैं। लोअर मिडिल क्लास के मसाइल बिल्कुल इशू हैं, ठीक है, और मिडिल के बिल्कुल इश्यूज डिफरेंट हैं, अपर मिडिल के और एलीट के ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। तो जब तक आप इनको समझते नहीं हैं, अच्छा, अब इन सबको अंदाजा हो रहा है कि काउंसलिंग कितनी लाजिम है, ठीक है। रिश्ते को वर्ष जाके बदतरीन हालत में जब वो इन्हीं आपको नफरत होने लगती है, उससे पहले संभालना चाहिए और चीजें सेटल हो जाती हैं। तो एंड पे जब वर्स हो जाती हैं तब जाके फिर वो काउंसलिंग करवाते हैं कि हमें अब पता चले कि क्या हो रहा है। अच्छा, अभी एक नया जो ट्रेंड हमारे यहाँ आया है वो ये कि मियाँ बीवी दोनों आने लगे हैं, ठीक है, उससे चीज जल्दी सेटल हो जाती है। अच्छा। आमतौर पे होता है ना कि आप लड़की आई तो वो लड़के के खिलाफ उसके पास पोर्टली नहीं होता, बंडल होता है, बिल्कुल, कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसकी माँ ने ये किया, उसकी बहन ने ये किया। आपको हैरत होगी कि मेरे पास बहुत सारे इश्यूज जब इस तरह के आते हैं कि सास ने या नंद जो होती है ये घरों को तीली लगाती हैं, तो फिर लड़कियां रोते हुए कहती हैं कि सर इनको समझाएं कि लड़के को अकल दें, इनके मियाँ को, यानी ठीक है, कि दोनों को बैलेंस करें। तो मेरा कहना होता है ये नहीं हो सकता, ठीक है। जब तुम्हारे बेटे होंगे और तुम उनको सिखाओगी कि बड़े होने के बाद अपनी बीवी का खाना अलग है, माँ का और बहन का अलग है, उनकी रिस्पेक्ट भी लाजिम है, उनकी खिदमत भी लाजिम है, लेकिन जिसको आप ले आए हो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी इज्जत भी करनी है, उससे मोहब्बत भी करनी है। कौन करेगा? आप ही लेके आए हो ना। तो इनफैक्ट बैलेंस मर्द करेगा, पर मर्द की ओरिएंटेशन उसकी माँ ने कभी होने ही नहीं दी। मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे लड़की शादी से पहले उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम ये ना करो, तुमने आगे जाना है, तो इस तरह लड़के की ओरिएंटेशन नहीं की जाती पहले मैरिज से पहले कि उसको किस तरह बैलेंस रखना है, दोनों में किस तरह लेकर चलना है, माँ बहन और बीवी को, ये करना जरूरी है, बहुत जरूरी, जिस तरह लड़की की जाती है। बल्कि आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, माँ और बहन जो रिस्पेक्ट एंजॉय कर रही होती हैं वो उसमें से रत्ती बराबर छोड़ने पे तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे, यानी बेटा उनका है, कुमारा है, उनके घर पे है, अब उसके लिए वो लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, शादी पे अखराजात हो रहे हैं, शादी बहुत एक्सपेंस होता है, हेल होता है, लेकिन उस बेचारे को इतना सा 1 इंच का स्पेस देने पे तैयार नहीं है। पहले ये लतीफे थे, अभी मेरे पास तो हाल ही में ऐसे केसेस आए कि हनीमून पे माँ ने कहा मैंने भी साथ जाना है। अच्छा। पहले हम लतीफे सुनते थे कि बहन, तुम्हारी बहन नहीं गई, उसको साथ ले जाओ, उसके बच्चों को साथ ले जाओ, और हनीमून के मौके पे वो बहन उसी कमरे में ठहरी, तो कौन सा हनीमून और कौन सी अंडरस्टैंडिंग। तो अभी बास खानदानों में वो ये एग्जाम्पल्स अब हमारे सामने आ रही है, आई सामने, और मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि अकल के अंधो, तुम 40-40 साल से इकट्ठे रह रहे हो, तो जो सैर करनी थी कर लेते। बिल्कुल। अब वो बेचारा कपल नया है, वो जाना चाहता है, तो आप उसको वो खुशी का मौका भी नहीं देना चाहते, और वो शर्तें लगाते हैं कि आप सुने तो लिटरली शर्म आती है, पर इट हैपेंस, ये हमारे यहाँ तो और माँ करती है या बहन करती है, कोई और नहीं करता। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जो हमारे कमजोर पड़ते रिश्ते हैं, इनकी ज्यादा अमूमन जो वजूहात है, बुनियादी वजूहात क्या है? क्योंकि आपके पास तो हर किस्म के जोड़े आते हैं काउंसलिंग के लिए, आपका तज्जिया क्या कहता है? अच्छा, मेरा तज्जिया ये है कि जैसे पानी अपना नेचुरल रुख मुतय्यन करता है, बिल्कुल, जैसे रुकावट आती है वहां से रास्ता निकाल लेता है। जिंदगी में हमने कभी सोचा भी नहीं था ब्रांड्स आएंगे, बड़े बड़े स्टोर्स आएंगे, पर धीरे धीरे रुख उधर मुड़ता गया, मुंतकिल होता गया, और इट्स अ नॉर्मल लाइफ।
जिंदगी में हमने देखा था बड़े बड़े खानदान होते थे, चचे भी साथ रहते थे, ताए भी साथ रहते थे और 100 लोगों का खानदान होता था। पर जब आपने उन रिश्तों को जहर भरना शुरू किया, ठीक है, और नए आने वाले को कबूल करने का जो था मादा वो कम हो गया, तो लोगों ने फिर अपना रास्ता अलग करना शुरू किया। अभी आने वाले दिनों में जो जॉइंट फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर मुझे गिरता नजर आता है। अच्छा। और जैसे लोग बाहर से अपनी माओं को और बापों को पैसे भेज देते हैं, ये वाला मामला होगा। लेकिन वो जो साथ रहने वाला, इसलिए कि आप लोगों को जो सारा दिन काम करते हैं, जब घर जाते हैं तो शिकायतें नहीं सुनी जा सकती। आपको वो वक्त थोड़ा सुकून का चाहिए होता है, थोड़ा रिलैक्स करने का, मोहब्बत का। ये वाला जहाँ जहाँ नहीं होगा, देखिए हम जॉब करते हैं, जिस जगह रिस्पेक्ट नहीं होती हम जॉब छोड़ देते हैं, पैसा मिल रहा होता है, बिल्कुल। पर जिस घर में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, सारा दिन आपको अजाब, खड़ा होने पे, बैठने पे। इवन आपको अंदाजा है कि जिन लड़कियों की शादियां नहीं होती हैं, वो बेचारी अपनी माँ के घर जाना चाहे तो नहीं जा सकती, बिल्कुल, दोस्त के घर जाना चाहे मियाँ के साथ तो नहीं जा सकती, शाम को शॉपिंग पे या होटलिंग पे जाना चाहे तो घर में 4 लोगों से इजाजत लेनी होगी, हाथ बांध के, बड़े मुअद्दब होके, अम्मा से, बड़ी बहन से पूछना होगा। और जिनसे पूछते हैं वो कभी खुश होकर आपको इजाजत नहीं देते, उनके माथे पे बल पड़े हुए होते हैं। तो अब वापसी पे आपको डर होता है कि अब जाएंगे, जाती क्लास होगी, क्योंकि वहां आप ही डिस्कस हो रहे होते हैं, ये फिर चले गए हैं, ये खर्चा करके आएंगे, ये करके आएंगे, कहाँ फिरते रहते हैं। वो इतना सारा इल्जामात का थदा जमा हो जाता है। तो यार ये नॉर्मल जिंदगी तो उसे नहीं चल सकती। ये तो सर दूसरी चीजें हैं जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, ये करेक्टर्स हैं सारे, जो मियाँ बीवी का करेक्टर होता है। क्या लगता है आपको उसमें जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ चुका है, या हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, जो हमारे मसाइल होते हैं वो हम एक दूसरे के साथ ही नहीं डिस्कस कर पा रहे होते? लाइक आपको मैं एक अफसोसनाक बात बताऊं, जो आज की जितनी लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, इतनी बेखबर हैं, सबसे ज़्यादा डिवोर्स इनकी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वजह क्या है, जब उनको मेरे पास आती हैं तो उनको समझाता हूँ तो वो कहती हैं सर हम झूठ की बुनियाद पर रिश्ता कैसे चलाएं। तो मैं पूछता हूँ क्या मतलब? वो कहते हैं जी हम जब पहली रात मियाँ के साथ बैठे तो अपने जो अफेयर्स थे उसकी तफसील बता दी। अब सोचे कॉमन सेंस की चीज़ है, आप नई जिंदगी का नया सफ़र आगाज़ कर रहे हैं, तो उसमें गटर का ढक्कन तो नहीं उठाना चाहिए। वो कोई प्राइड की बात नहीं थी, वो आपका माजी था। अब वो सच नहीं है, उस पर पर्दा डला रहना चाहिए। जब आप उसका ढक्कन उठाते हैं और सोचते हैं कि हम सच की बुनियाद पर ये करेंगे, तो अगला फर्द जिंदा इंसान है, कोई पत्थर नहीं है। ये नहीं हो सकता कि उसकी फीलिंग हर्ट ना हो, वो वहीं से उठ के चला जाएगा। और आप कहते हो मैं सच की, ये सच नहीं है, ये इतराफ़े गुनाह है। इतराफ़े गुनाह पे सजा मिलती है, प्राइज नहीं मिलता, रिवार्ड नहीं मिलता। बहुत सारी लड़कियों को ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं होता कि जो रिश्ते आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में गुजार आए हैं, ये छुपाने वाले। अव्वल तो ये करना नहीं चाहिए था, तो अगर हो गया, गलती हो गई, तो अब आपको नए सफ़र के आगाज़ पे पुराने उस सफ़र की जो इनफैक्ट डिलीट करने वाला है उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी तौर पे जो कंपैरिजन होता है ये खराबी का बायस बनता है। ठीक है, कंपटीशन हमेशा खराबी का बायस बनता है। फलां ये होती है तुम्हारे घर में, तुम्हारे मेरे साथ क्यों नहीं होता? हाँ। अच्छा, आप तो उस नए घर में गए हो, आपको दिल विन करने, आपको घर विन करना है। यानी आप कभी ऐसा चैंपियन नहीं बन जाते कि गए आप नए हो, बाकी सारे तो पुराने हैं। हाँ। और आपकी स्पेस वहां है ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो यू नीड टू गेट द स्पेस, यू नीड टू विन द स्पेस। और ये स्पेस वो जैसे पुराने बादशाह होते थे ना, कहते थे तुम घोड़े पे बैठो, जहां तक जाओ सब तुम्हारी है। ये ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसा होता कि आपको अपनी मोहब्बत से, अपनी खिदमत से, अपने अच्छे तर्जमल से, इवन अपनी आंखों से, यानी आपकी आंखें माथे पे हैं और आप पोज कर रहे हो कि आई एम विद यू, तो नहीं हो सकता। वो जो वहाँ पहले से हैं वो आपसे सियाने हैं और वो एक एक लम्हे आपको जज कर रहे हैं, तो उस जजमेंट में आपको पूरा उतरना चाहिए। अभी जब हम कॉर्पोरेट में इंटरव्यूज करते हैं तो लोगों की बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं। ठीक है। और वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे बैठता है, कैसे बात करता है या करती है, इवन उस सीट पे बैठा लगेगा कैसे। ठीक है। यानी बहुत सारी सिलेक्शन हम इसलिए करते हैं कि उसको वहाँ बैठा अच्छा लगना चाहिए। हाँ। तो जिस घर में आपको लेके गए हैं वहाँ सारे पैरामीटर्स थे, उसमें से जिस पैरामीटर पे आप पूरे नहीं उतरोगे मारे जाओगे।
तो ख्याल, अच्छा ये इसको हम कहते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग। ठीक है, ये होती है आपको लगता है? हम तो ये करते हैं, रेगुलर करते हैं। हमने इस पे कोर्सेज बनाए, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। और आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान के जितने बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूके में हैं, वो हमसे ज्यादा दुखी हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी माएँ नहीं मानती। उनकी माएँ वहां जाकर भी अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हैं, अंदर से वही टिपिकल पाकिस्तानी औरत रहती है जिसने अपनी बहू को जीने नहीं देना। वो दूर भी होगी, लाइक वो कैलिफोर्निया में है, आप बाल्टीमोर में, वो वहां से बैठी भी डिक्टेट करती है कि उसकी रस्सियां मेरे हाथों में हो बेटे की, वो मेरे कहने पे मूव करे, मेरे कहने पे बोले, मेरे कहने पे जाए। और लड़के भी ऐसे मतलब क्या कहते हैं, अहमक हैं कि चीजों को नहीं समझ पाते। नतीजतन इतने मोहब्बत से बना हुआ घर, वहां तो आपको पता पुर्जे पुर्जे ऐसे हो जाते हैं। यानी अब जरा सी बदतमीजी आपने की, एक फोन की दूरी होती, पुलिस पहुंच जाती है। और आपने अगर फिजिकल अब्यूज किया तो वो तो जेल ले जाते हैं और बड़ा लिहाज नहीं करते, इवन उस घर में आने भी नहीं देते जब तक बीवी इजाजत नहीं देती। लेकिन ये आमतौर पे उनकी माओ की वजह से या बहनों की वजह से। अच्छा, तो आपके पास जो जोड़े आते हैं वो अमूमन क्या लव मैरिज वाले आते हैं, अरेंज मैरिज वाले आते हैं जो काउंसलिंग करवाने आते हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा दिक्कत जो है लव मैरिज वालों को होती है। अच्छा। वो इसलिए कि लव मैरिज में आप दोनों ही एक अलग से दुनिया बसा के बैठे होते हैं। ठीक है। जिसमें जब एक दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल वारी वारी जाने वाली कैफियत होती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना, कहीं जाना, तो सारा वो थोड़ा क्वालिटी टाइम होता है। तो जब साथ वक्त गुजरने लगता है तो अब देखें, लड़की से कितनी भी मोहब्बत हो, वो कितनी ऐश्वर्या राय हो, उसको कपड़े भी इस्त्री करने आने चाहिए, उसको खाना भी, हर वक्त तो खाना बाहर से ऑर्डर नहीं किया जा सकता। मेहमानों के आने पे उसको अपनी नींद छोड़नी ही छोड़नी है। किसी आने जाने वक्त से पहले आपको पहले से मैनेज करना, ये मर्द नहीं करेगा। अच्छा, जब उससे नहीं हो पाता तो फिर पिछले वो ताने देने लगती है, पहले तो तुम ऐसे थे, पहले तो तुम ये करते थे, पहले तुम भाग भाग के दरवाजे खोलते थे, अब नहीं खोले जा सकते, अब आपको खोलने। मुझे पिछले दिनों एक ऐसे कपल से मुलाकात का इत्तेफाक हुआ कि जिसकी शादी को 14 साल गुजर गए थे। अच्छा। उनके कुछ 4 बच्चे थे और दे वर हैविंग अ गुड लाइफ। अच्छा, फिर उस लड़की से कोई गलती हुई जहाँ से मियाँ को शक पड़ा। ठीक है। तो उसने उसे बिठा के कहा कि क्या तुम्हारा कभी कोई अफेयर रहा? अच्छा, मेरा मानना ये है कि अगर इंसान का दिल साफ हो और वो गलती मान ले तो अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देता है। पर अगर आप दोबारा गलती रिपीट करने लगो तो आपका पर्दा चाक हो जाता है। अच्छा, उस रात वो दोनों बैठे, उसने बार बार उससे इसरार किया तुम्हारा कोई अफेयर रहा है। अब 14 साल गुजर गए हुए हैं, असूलन आपको समझदार हो जाना चाहिए। तो उसने मजबूर होके, अब उसका यही कहना था मैं मजबूर हो गई, उसने मुझे इतना प्रेशराइज किया। उसने कहा हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो आई हैव ए बॉयफ्रेंड और मेरा उसके साथ इतना अरसा रहा। अब उसने और फिर डिटेलिंग पूछी। 14 साल का शानदार ताजमहल एक रात में गिर गया। अब वो बच्चे, जब उनको उनकी माँ के बारे में पता चलेगा कि क्या उसने किया था, उस लड़की की माँ को, उसकी फैमिली को, ज़ाहिर है अब ये बात फैलनी होती है। इनफैक्ट ये इतनी छोटी बात नहीं है जिस पे आप को समझ नहीं होती कि हमें कौन सी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। शादी, अगर आप इसको ज़रा बड़े मानों में देखें, ये जो रशियन लड़कियां होती हैं सर्कस में रस्से पे चलती हैं, उनके हाथ में डंडा होता है और वो बगैर सहारे के चल रही होती हैं, उससे बैलेंस करके। हाँ। शादी में कम पढ़े लिखे इंसान की हो या बड़े अमीर कबीर आदमी की, आप दोनों को बहुत एहतियात करनी होती है, क्योंकि ये रिश्ता बार बार जब भी होगा आपके लिए मुश्किल का बायस बनता है। तो जो एक दफ़ा हो जाए उसको एहतियात से संभालना चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, और अगर कोई छोटी मोटी गलती का पता चल जाए तो उसको ओवरलुक करना चाहिए। अभी जितनी लव मैरिज वाली लड़कियां हैं उन सबको एक ही शिकवा है कि हमारा मियाँ किसी और तरफ मुतवज्जो है। अच्छा, ये इस वक्त ऑलमोस्ट हर दूसरे मर्द के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे वसाइल बढ़ते हैं, जैसे जैसे इख्तियार बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे उनकी लस्ट भी बढ़ती है। लस्ट को उर्दू में हम हवस कहते हैं। जी जी। अच्छा, चूंकि उनकी अब एक्सेस में होती है और उनको कोई ना कोई लड़की बहुत जल्दी आइडलाइज कर लेती है, नतीजतन ये ताल्लुक उस ताल्लुक की मौत बनता है। उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें सारा पूरी फैमिली होती है, हर्ट होती है, दुखी होती है। लिटरली बहुत सी औरतें रिश्ता नहीं तोड़ना चाह रही होती, पर वो बच्चों की वजह से, बच्चों की वजह से, पर वो लंबा रोती रहती हैं, बरसों रोती रहती हैं, सफर करती रहती हैं सारी जिंदगी अपने।
तो मैं फिर उनको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम उनको सेटल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और कुछ जो मुझे लगता है कि ये ऐसा जख्म है जो कैंसर है, ये कभी ठीक, क्योंकि कुछ आते हैं ऐसी जो कभी ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी पहाड़ इधर से उधर हो जाएगा। हाँ। वो आदत ठीक नहीं होती। और ये आदतें दोनों में होती हैं, दोनों में, मर्द या ख़वातीन दोनों में। एग्जैक्टली। यानी बेवफाई सिर्फ मर्दों में नहीं है, औरतों में भी है, इक्वली है। अच्छा। लेकिन औरत शायद वक्त के साथ साथ उस बेवफाई के जज्बे पे काबू पा लेती है, और जिस लम्हे वो कमजोर पड़ती है तो उसका वो जो खूबसूरत घरौंदा होता है सब टूट के गिर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मर्द के जाने से, छुटने से घर नहीं टूटता, खातून उसको संभाले रखती है। लेकिन जब खातून वहां से हिलती है तो हर चीज ही बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मर्द और खवातीन दोनों पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने घर किस तरह लेकर चल सकते हैं, उसको खूबसूरत और जन्नत भी खुद बना सकते हैं, उसको दोजख भी खुद बना सकते हैं। अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाइफ कोच हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि अपने इन तमाम तर जो खूबसूरत से रिश्ते हैं इनको संभाल कर रखिए। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं खेल और खिलाड़ी के हवाले से। तो गुज़श्ता दिनों हमने आपकी मुलाकात लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे ख़ानदान से करवाई थी जो पंजाब के रिवायती खेल देसी कुश्ती और फ़न पहलवानी का न सिर्फ उनको जिंदा रखे हुए बल्कि उसकी तरवीज के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। एवान ब्रदर्स ऐसे 5 भाई हैं जो कई सालों से इस फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर रहे हैं। मैं 3 भाइयों से आपकी मुलाकात ऑलरेडी करवा चुकी हूं, तो आज हम बाकी 2 की मुलाकात भी आपसे करवाएंगे और उनके साथ साथ उनके 5 भाइयों के पहलवान बनाने वाले उनके कोच, उस्ताद और वालिद से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो खुद भी नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं और कई दहाइयों से नेशनल कोच भी हैं। तो मैं तारुफ करवाती चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं यासिर अवान पहलवान हैं जो इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं बिलाल अवान पहलवान जो साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं मलिक इमदाद हुसैन साहब जो उनके वालिद भी हैं और कोच भी हैं। मैं आप तीनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? सर पहले तो मुझे आप बताइएगा कि आपका सफ़र यहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें किस तरह आए, और आप भी कोच हैं, आगे से आपके 5 बेटे जो हैं वो रेसलिंग करते हैं, तो ये मनसूबाबंदी थी या आपने सोच समझ के सारा कुछ किया है या इतफाकन ये हो गया? नहीं जी इतफाकन तो नहीं होया। एक साहब जदों असीं कर रहे सां, हाँ जी, ते सानू वेंदे होया फिर बच्चे भी नाल शुरू हो गए। अच्छा। ते असी भी माशाअल्लाह अल्लाह दी मेहरबानी नाल नेशनल चैंपियन भी रहे हैं ते पहलवानी कीती नाल, फिर खाड़े जान ला पे नाल साडे। अच्छा। ते खाड़े जांदे होया बच्चे सन ते नाल सानू वेंदे होया फिर भी नाल शुरू हो गए। तो सर आपने कब से स्टार्ट किया? नाले जी एक माहौल मिलिया ना। बिल्कुल ऐसे ही एक माहौल मिल गया, एक फैमिली दे विच एक माहौल सी ते ओ पहलवानी दी तरफ एक रुझान सी साडा, तो बच्चों का भी फिर उस पासे जिहड़ा लगाव हो गया। हाँ। तो अपना मुझे बताइएगा, आपके भी वालिद साहब पहलवान थे, उनसे आप में आया जैसे इनमें आप में आया है? बस जी वालिद साहब भी साडे इलाके जिस तरह अपने इलाकों दे विच स्पोर्ट्स हुंदी है उस तरह दे। फिर साडे चाचा जी सन, उन्हां जदों पाकिस्तान बनिया सब तो पहला एशिया का गोल्ड मैडल साडा चाचा जी दीन मोहम्मद पहलवान। अच्छा जी। ते जदों पाकिस्तान बनिया जनाब पहला मैडल ते पहला ही गोल्ड, ठीक है, और साडे मुल्क दी पछाण बने और वो आपके घर आ गया, और साडे घर आ गया जी गोल्ड। उस तो बाद जी असी पहलवानी अपने इलाके ही करते रहे, फिर महकमे च आ गए ते अल्लाह दी मेहरबानी सानू वेंदिया होया फिर नाल बच्चे भी तैयार हो गए जी। नाल करदियां फिर अल्लाह दी मेहरबानी सारे ही। बिल्कुल यासिर, आप इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और मुकाबले भी आपने, मुझे सबसे पहले तो बैकग्राउंड में थोड़ा चले जाते हैं। जैसे सर ने कहा कि देखते देखते एनवायरनमेंट वैसा था, देखते देखते आप लोगों ने भी सीख लिया होगा। कौन सी उम्र से स्टार्ट किया प्रॉपर आपने करना? किसको देखकर ज्यादा मुतासर हुए? जी वालिद साहब को देख के भी मुतासर थे, और जो हमारे दादाजी लगते हैं उन्हें देख के, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले एशियन गेम्स में जो मनीला में हुई थी, अच्छा, 1954 में गोल्ड मेडल लिया था। उनके बाद उन्होंने कनाडा में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया, एशियन चैंपियनशिप में लिया, तो वो सिलसिला एक पहलवानी का हमारा चलता रहा। उसके बाद हमारे वालिद साहब आ गए, इन्हें देख के जब हम छोटे थे साथ अखाड़े में चले जाते थे खेलते हुए, तो साथ छोटे भाई भी जाते रहे। अच्छा। तो देखते देखते हमें भी पहलवानी का शौक पड़ गया,
तो मैंने 16 साल की एज में जो है ना वो पहलवानी शुरू की। अच्छा, भाइयों में आपने सबसे पहले पहलवानी शुरू की? मैं इनमें बड़ा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने शुरू आपने शुरू की थी। बिलाल, आप भी मुकाबले कर चुके हैं और जीत भी चुके हैं, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो आपने किस को इंस्पिरेशन बनाया, भाई को या वालिद साहब को या दादाजी को? घर में तो पहलवानी का माहौल था। अच्छा, लेकिन जब ज़ाहिर है अपने वालिद साहब जो है वो सबसे पहले एक होते हैं हर बच्चे के, तो वालिद साहब की तरह दिल करता था कि पहलवान बने। अच्छा, तो खाड़े में जाते आहिस्ता आहिस्ता फिर माशाल्लाह आज अल्लाह पाक ने इस मुकाम पर पहुंचाया कि इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेले हैं, साउथ एशिया मेडलिस्ट भी हैं और इंडो पाक चैम्पियन भी हैं। तो अभी माशाल्लाह जो हुई है नेशनल गेम्स उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, हम 4 भाइयों ने गोल्ड मेडल हासिल किया उसमें, तो ये बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और हमारे गांव वाले जो तोकवान है वो हमारे जो भाई हैं हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो इसी चीज़ को आगे लेके जाने के लिए इंशाल्लाह और हमारी भी तरफ से बेस्ट विशेज हैं कि आप लोग इसी तरह पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते रहे। सब तो बड़ी गल है जी अपने मुल्क वास्ते, बिल्कुल अपने मुल्क दा झंडा बुलंद करने वास्ते असीं सारी जदोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला साडे बच्चे करदे ने पे मेहनत और अल्लाह दी मेहरबानी इंशाअल्लाह गोल्ड होणगे, एशिया च भी गोल्ड लियाउणगे इंशाअल्लाह, ओलंपिक वास्ते भी तैयारी करांगे। तो सर इनको किस तरह आप तैयारी कराते हैं? बच्चे होते हैं तब तो एक मुख्तलिफ किस्म की तैयारी करानी पड़ती है, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर किस तरह की तैयारी कराते हैं? देखो जी जदों बच्चे हुंदे ना उदों ते असीं इस तरह करने हैं कि ਇਹ चीज़ जिहड़ी इहनूं बेहतर रहेगी, मसलन दूध पी ला जां मक्खन खा ला ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਸਲ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਰ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੱਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ और वो बेहतर तरबियत भी बेहतर होएगी और पहलवानी भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मुझे यासिर आप बताइएगा क्या डाइट में क्या आप लोग लेते हैं रोज? जी रोज़ाना हमारा जो सुबह सवेरे उठ के वर्कआउट से पहले जो हमारी ट्रेनिंग जो है खाने में वो हम मक्खन लेते हैं, मरब्बा, और जो वर्कआउट के बाद है वो शरदाई हम इस्तेमाल करते हैं। अब अच्छा। इन दिनों में खास करके जो गर्मी के दिन है, ठीक है, तो सर्दियों में हमारी डाइट थोड़ी मुख्तलिफ होती है, उसमें हम देसी घी दूध में डाल के सुबह वर्कआउट से पहले, क्योंकि 3 से 4 घंटे हमारा वर्कआउट होता है। अच्छा। सुबह, और फिर जो सेकंड टाइम यानी कि इवनिंग में होता है वो भी 4 घंटे तकरीबन होता है। मतलब आपने दिन में आपने 7 से 8 घंटे वर्कआउट करना होता है? जी बिल्कुल करना होता है। और तीनों टाइम का खाना अलग अलग होता है? जी बिल्कुल, जो हमारा नाश्ता ही समझ लें, जो रेसलिंग में वर्कआउट से पहले हमारा होता है वो अलहदा होता है, जो दोपहर में खाना होता है अच्छा। वो अलहदा है, जो शाम में वो यानी कि हर मुख्तलिफ है, उसमें आपका फूड सप्लीमेंट भी है जो आप अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्समैन इस्तेमाल करता है, वो भी है, खाना भी है, फ्रूट, ये सारा उसमें भी। तो किस तरह बिलाल आप सब मैनेज करते हैं? मतलब वालिद साहब भी कोच हैं, प्लेयर भी थे, भाई भी सारे ये हैं, तो घर में तो बड़ी एक गहमा गहमी चलती होगी, हर टाइम बातें ही रेसलिंग की होती होंगी, अब ये मुकाबला हम लोगों ने जीतना है, अब इसके बारे में तैयारी करनी है। हाँ बिल्कुल, घर में माहौल है, इंटरनेशनल रेसलिंग के पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में देखा जाए कौन से लड़के नए निकल रहे हैं, अच्छा। कौन से आगे आ रहे हैं, तो अपने आप को कैसे या अपने आने वाले जो हमारे हम एक अच्छे लेवल की एकेडमी चला रहे हैं, तो अपने नए लड़कों को किस तरह आगे लेके जाना, इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू होती है। अच्छा। तो हमारा समझें कि ओढ़ना बिछोड़ना रेसलिंग है और कुश्ती जो हमारी सकाफती खेल है, इसके लिए हम मुल्क कौम का नाम रोशन करने के लिए दिन रात जो है ना इंशाल्लाह सोचते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। सर मुझे आप बताइएगा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में पहलवानी का क्या मुस्तकबिल है? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हमारे अखाड़े हैं वो वीरान हो चुके हैं, कोई इक्का दुक्का ही है जो इस रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। देखो जी साढ़े लाहौर दे विच हर जगह दे खाड़े सन, जगह जगह ते खाड़े बिल्कुल हुण जेड़े कि बंद हो चुके हैं। बंद क्यों होए ने जी? वेखो जी ये खाड़े तुहानूं दस्सिया कि बड़ा औखा काम है ते बड़ी महंगी गेम, जब तक हुकूमत दी सरपरस्ती नहीं करेगी, हुकूमत सरपरस्ती इस गेम की करेगी तो इंशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं इत्थेगी। बिल्कुल बच्चे तो माशाल्लाह जी बड़े ने जेडे बड़े अच्छे पहलवान बनने वाले, ते थोड़ा जिहा तवज्जो करन इधर
ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ हुकूमत जब तक नहीं करेगी, थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੇ ਪੁਸਤਪਨਾਈ नहीं करेगी, ਉਹਨਾਂ देर तक कुछ नहीं हो सकता। और आने वाला ਜਿਹੜਾ दौर है जनाब कि अगर ये थोड़ा ਜਿਹਾ भी पहलवानी ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क के बाहरों भी लियाउणगे, एशिया चो भी लियाउणगे और एशिया तो अगे जाके ओलंपिक चो भी मेडल लिया सकते। तो अभी हुकूमत आपकी कोई ताउन नहीं कर रही आपके साथ? तामनबाजी इस तरह ही है कि जो पहले राजे महाराजे जो पहलवानों नूं पालदे सन जां बनाउंदे सन, उदों वेखो ना साडे रुस्तमे ज़मां भी होए ने। एक टाइम सी साडा पहलवानी तो सिवा होर गेम ही कोई नहीं, पछाण ही साडी पहलवानी। हाँ जी। ते हुण साडी पहलवानी क्यों होई है कि हुकूमत दी थोड़ा जिहा तामन घट गया। अगर हुकूमत हुण भी पहलवानां नाल तामन करेगी तो इंशाअल्लाह ताला असी दोबारा से वो जमाना वापस आ सकता है। और अल्लाह दी मेहरबानी बच्चे पहलवान बनने तैयार ने, पर वो पहलवान थोड़ा जिहा अगे जाके क्यों वापस आ जाते हैं, सहूलियात नहीं मिलती बेचारियां नूं फिर पीछे जेड़ा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, सहूलियात नहीं मिलती। मुझे यासिर बताइएगा अभी तक कितने मुकाबले और कौन कौन से मुकाबले आप जीत चुके हैं और खेल चुके हैं? जी मैं इंडो पाक का चैंपियन हूँ, पाकिस्तान टग ऑफ वार टीम का कप्तान हूँ। अच्छा जी। और उसमें मैंने पाकिस्तान की क़ियादत करते हुए 2-3 दफ़ा जो इंडिया को हराया। अच्छा। तो रेसलिंग में अभी जो रिसेंटली अभी 2019 में, क्योंकि कोरोना से पहले वही मुकाबले पाकिस्तान में हुए थे, तो उसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल मैंने रेसलिंग और टग ऑफ वार में हासिल किया। ठीक है। तो उसमें मेरे साथ मेरे भाई भी थे, बिलाल भाई थे, सज्जाद थे, तो वाला साहब हमारे कोच हैं, तो साथ साथ वाला साहब भी हैं, साथ हमारे कोच हैं। तो ये फैमिली में एक जो है हमारा हर वक्त समझ लें कि स्पोर्ट्स वाली फैमिली है। और हम जो है वो इसमें अपनी एकेडमी में सुबह शाम 2 टाइम जो हम उधर छोटे जो हमारे शागिर्द हैं, स्टूडेंट है वाला साहब के, तो उन्हें 2 टाइम जो हम ना उनको बताते हैं रेसलिंग के बारे में और मनशियात से दूरी के। ये बहुत ज्यादा जो हमारे आजकल छोटे बच्चे हैं ना, नस्ल जो है वो इस साइड पर रुझान उसका बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा रुझान है। तो हमारी तो एक तबलीग भी इस हवाले से है कि बच्चों को ये अवेयरनेस आए कि ये वो मंशियात के जो है ना वो खिलाफ हों और वो अच्छे जो रेसलर बने। अगर अच्छा रेसलर नहीं बनता तो कम अज कम वो अच्छा इंसान बन सकता है, अच्छा शहरी बन सकता है। बिलाल मुझे आप बताइएगा आप कितने मुकाबले अभी तक जीत चुके हैं और कौन कौन से मुकाबले आपने लड़े? जी माशाल्लाह, पहले तो सबसे पहले शेर लाहौर का टाइटल जो मैंने हासिल किया कुश्ती में, तो उसके बाद फिर नेशनल का भी मैं मेडलिस्ट हूँ और अभी करंट नेशनल चैम्पियन है टग ऑफ वार और रेसलिंग में लड़ रहे हैं। तो इंडो पाक का 2 दफ़ा मैं चैम्पियन हूँ और साउथ एशिया का मेडलिस्ट हूँ। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है काफ़ी मुल्कों में, जिसमें सरफराज एशियन गेम्स है, इंशियन कोरिया में हुई थी, तो उधर माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारी जो फ़न पहलवानी के ज़वाल का असबाब ज़्यादातर ये है कि थोड़ा पहले ठीक जा रही थी। अभी जो ग्रेटर अखबार पार्क बनाया इधर मिंटो पार्क में एक बहुत बड़ा हमारा दंगलगार था। अच्छा। तो वो गिरा दिया गया। अच्छा। नया बना था लेकिन वो गिरा दिया गया, पता नहीं समझ नहीं। तो वो कह रहे थे बनाएंगे, पहली हुकूमतें बनाएंगे, अब कह रहे थे लेकिन बनाए नहीं। वो ख़त्म होने की वजह से समझे हमारी पहलवानी की जड़ें काट देगी। अब तो दंगल होता नहीं। हमारा एक छोटा सा स्टेडियम दिया गया है, वो भी है इधर बांध वाली साइड पे चाइना स्कीम में। अच्छा। तो उधर क्या होता है ना कोई वो स्टेडियम नहीं है, बस ग्राउंड है। तो छोटी सी एक कुश्ती होती है, वो सारे लोग अंदर आ जाते हैं तो कुश्ती रुक जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वक्त के जो हैं हमारे इधर हुक्मरान हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा दोबारा स्टेडियम बनाया जाए। वो मिंटो पार्क वाला स्टेडियम ये था, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला वहाँ पर आते थे तो वो देख सकते थे अच्छे तरीके से। और सहूलियात हम भी आपसे इधर खास करेंगे कि हुकूमत जो है इनसे ताउन करे ताकि हमारे जो रिवायती खेल है उनको हम बरकरार रख सकें और अपनी पहचान बना सकें। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। यासिर आपका भी बहुत शुक्रिया और बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।